हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष केसरी आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए जो चित्रकला के प्रश्न आते हैं, हाई स्कूल में 20 प्रश्न आते हैं और इंटरमीडिएट में 10 प्रश्न आते हैं, 10 नंबर के और 20 नंबर के। उनसे संबंधित अभी वीडियोज उपलब्ध नहीं है और बाजार में जो पुस्तकें हैं उनसे कुछ प्रश्नों का मुख्य प्रश्नों का चयन करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अन्य बच्चों तक इसको जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। हाई स्कूल में 20 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, 3.5% के आसपास का होता है। ये प्रश्न आपको टीजीटी परीक्षाओं में भी लाभप्रद रहेंगे। आप इंटरमीडिएट के बाद जब टीजीटी मतलब टीचर बनने के लिए जो परीक्षा होती है, उसमें भी ये सब प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बेसिक प्रश्न और थोड़ा उससे स्टैंडर्ड प्रश्न होते हैं। तो ये आपका बेसिक प्रश्न रहेगा, जो आपके हाई स्कूल परीक्षाओं में, इंटरमीडिएट परीक्षाओं में लाभप्रद रहेगा और भविष्य में टीजीटी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई रेखा अधिक काली होगी? ध्यान रखिएगा, ये पेंसिल से संबंधित प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। पेंसिल जो आपकी ग्रेफाइट से बनी पेंसिल होती है, इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, ए में 2B, बी में HB, सी में H, डी में 2H। पहले इसको आप डिफिनेशन का समझ लीजिए तो आप इसका उत्तर स्वयं निकाल लेंगे। इसमें दिया है काली, कभी कभी पूछ लेता है कौन सी पेंसिल आपकी सबसे हल्की होगी, तो इस प्रश्न से आप उसको समझ लेंगे। इसमें आपका सही उत्तर होगा 2B। अब इसको समझिए, यहां पर आपकी जो पेंसिल होती है ये HB, ये आपकी कॉमन पेंसिल होती है। कॉमन पेंसिल का मतलब इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है आर्ट बनाने वाले बच्चों के लिए भी और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए भी, जहां पर वो ज्यामिति रेखाएं बनाते हैं, आर्किटेक्चर में जिसका काम पड़ता है, उसको समझ लीजिए। इंजीनियरिंग क्षेत्र में H माने होता है हार्ड, हार्ड माने कठोर, उसमें कठोरपन कितना ज्यादा है उससे आप H से पता करेंगे। B माने होता है बोल्ड, बोल्ड माने मुलायम या कोमल। तो किसी पेंसिल में इन सब चीजों से, किसी पेंसिल में, अब इसको समझिए, अगर HB लिखा है तो वो कॉमन पेंसिल है। अगर किसी में H की श्रृंखला बढ़ी है तो देखिए H जो होता है वो आपका इंजीनियरिंग काम में आता है, इंजीनियरिंग, और ये कला के कार्य में आता है B श्रृंखला। जैसे 2B मतलब उसमें बोल्डनेस, कालापन ज्यादा है, 3B, 10B इत्यादि जो पेंसिल आपकी जो होती हैं अधिकतम 10B तक आती है। 10B अत्यंत काला होता है, मोटी रेखा होती है, मुलायमपन होता है और अत्यंत काला होता है। इसमें आप पेंसिल चला देंगे जैसे स्केच चलता है उस तरह का काला इसमें दिखा देता है। वहीं पर H जो आपका H सीरीज जो आपका 2H, 4H मतलब 2, 3, 4 करके 10H तक जो होता है वो आपका इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम में आता है। मतलब इसमें हार्डनेस है। इस पेंसिल को अगर आप इरेजर से ज्यादा छेड़ते हैं तो वो अपने आप टूटती जाती है, इतनी मुलायम होती है। और ये हार्ड वाली जो पेंसिल होती है, आप उसको कितना भी बिल्कुल महीन पॉइंट बन जाता है, जिस कारण से वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये पेंसिल से आप समझ गए होंगे, इसका मतलब क्या होता है, HB हार्डनेस एंड बोल्डनेस। ये आपका B सीरीज जिसमें होगा वो आप कला के क्षेत्र में काम आता है, H सीरीज जो होगा आपका इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आता है। इसमें अगर देखते हैं, इसमें भी बोल्डनेस है, ब्लैक, इसमें सबसे ज्यादा 2B है, इसलिए इसका उत्तर आपका 2B होगा। अगला प्रश्न है, छाया प्रकाश का चित्र में क्या भूमिका होती है? A रात और दिन को दर्शाना, B चित्र को उभारना, C चित्र में रंग सामंजस्य स्थापित करना, D इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका जो सही उत्तर होगा B चित्र को उभारना। जब हम कोई वस्तु, देखिए चित्र आपका, चित्र और मूर्तियों में फर्क समझिएगा, चित्र और मूर्ति। चित्र आपका 2D होता है, 2D मतलब द्विआयामी, जिसमें 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। मूर्तियां 3D होती है, इसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। इसमें हम लोग बिल्कुल यथार्थ उसको आगे पीछे छू सकते हैं, लेकिन चित्र में केवल उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हम लोग छू नहीं सकते।
कि उसकी मोटाई हम लोग पता कर सके। तो चित्र में जब शेड दिखा, शेड मतलब छाया प्रकाश, यही प्रकाश टिंट कहा जाता है और शेड छाया कही जाती है। प्रकाश से आपका टिंट प्रकाश और शेड जो है आपका छाया कही जाती है। तो छाया प्रकाश से वस्तु में उभार उत्पन्न होता है। ऐसे आपने फल बनाया, कोई सब्जी या कुछ भी कोई चित्र बनाते हैं, तो आप जब कोई चित्र बना लेते हैं तो वो उस समय आपका वो 2D कंडीशन में है। आपका ये जो है ये आपका 2D है, आपका ये 2D कहा जाएगा, मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई है लेकिन मोटाई नहीं है। मोटाई के लिए जब हम लोग शेड करते हैं तो वो आभासी हो जाता है, 3D नहीं होता है, वो 3D का एहसास कराता है। तो चित्र को उभारना, अब यहीं पे अगर आप एक तरफ शेड कर देते हैं तो चित्र आपका उभड़ा उभड़ा लगेगा, जिससे कि चित्र से वो बाहर दिखाई देता है। ये आप समझ गए, इसका उत्तर आपका चित्र को उभारना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये बड़ी परीक्षाओं में भी काम में आ सकता है, टीजीटी पीजीटी इत्यादि वगैरह में भी, कि तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? ए नारियल का तेल, बी सरसों का तेल, सी तारपीन का तेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर आएगा वो आपका सी रहेगा, ये आपका नहीं रहेगा, सी आपका तारपीन का तेल। तैल चित्रण जिसको ऑयल पेंटिंग भी कहते हैं, उसमें सर्वाधिक प्रयोग होता था तेल। जैसे आपका पेंट है उसको तो कहीं पतला करने की आवश्यकता पड़ती है, तो पतला करने के लिए तारपीन का तेल या अलसी का तेल, अलसी भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, अलसी का तेल, इसको लिंसिड भी बोलते हैं, लिंसिड ऑयल। ये आपका लिंसिड ऑयल भी कहलाता है। तो अलसी का तेल, तारपीन का तेल इत्यादि का तैल चित्रण में प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं पर तारपीन का तेल नहीं है, अलसी का तेल है, तो आप अलसी का तेल आपका सही ऑप्शन होगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, अलसी का तेल में जो होता है वो चमक होती है, इसलिए बहुत सारे लोग पेंटिंग में चमक कम पसंद करते हैं, इसलिए इस समय तारपीन का तेल का उपयोग किया जाता है। तारपीन का तेल का उपयोग इस समय जो मकानों में या दीवारों में काम, इनेमल जो पेंट होते हैं मार्केट में, उसमें भी तारपीन का तेल का उपयोग होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, तारपीन का तेल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजा रवि वर्मा से संबंधित, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? ए नंदलाल बोस, बी राजा रवि वर्मा, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी अमृता शेरगिल। इसका सही उत्तर आपका है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा कंपनी शैली जब अंग्रेजों के द्वारा जो पूरे देश में फैल गई, उसके बाद राजा रवि वर्मा ने 2 विदेशी चित्रकारों से, देखिए उनके पहले गुरु थे अलागिरी नायडू, ये इनको त्रावणकोर के राजा भी कहा जाता है, त्रावणकोर के राजा। इनका जन्म किलीमन्नूर में हुआ था और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अलागिरी नायडू से पाई। अलागिरी नायडू इनके शुरुआती गुरु थे, चित्रकला इन्होंने सिखाया। इसके बाद इन्होंने थियोडोर जेन्सन से तैल चित्रण सीखा और उसके बाद ये पूरे भारत में भ्रमण करके, पूरे देश में भ्रमण करके वहां पे जो नाटक हुआ करते थे उसमें उन पात्रों को देख करके अपने चित्रों में देवी देवताओं को मूर्त रूप देना प्रारंभ किया। इन्होंने जहां पर देखा भगवान राम की छवि, मुकुट वगैरह पहने हुए, तो उन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेके, प्रभावित होके बिल्कुल उनको मूर्त रूप दे दिया, जिससे चित्रों में देवी देवताओं के रूप दिखाई देने लगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका है राजा रवि वर्मा। इसको आप समझ लीजिए, त्रावणकोर के राजा इनको कहा जाता है। इनका जन्म किलीमन्नूर में हुआ था। प्रारंभिक गुरु इनके अलागिरी नायडू थे और यूरोपीय अगर सीखा इन्होंने तो थियोडोर जेन्सन से। प्रश्न आपका है, चित्रकला किस श्रेणी में आता है? श्रव्य, दृश्य कि इनमें से कोई नहीं? देखिए इसको समझ लीजिए, इसका सही उत्तर आपका है दृश्य, बी। श्रव्य माने इसको समझ लीजिए, इसको आपका हमेशा कार्य में आएगा आपके। श्रव्य माने होता है जिस चीज को हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग किस पे सुनते हैं?
टेलीविजन की चीजें आवाज हम सुनते हैं, रेडियो से सुनते हैं, या कोई व्यक्ति कहीं दूर से बोल रहा है तो वो हमको सुनाई देता है, तो वो हमको श्रव्य माने सुनना। दृश्य माने देखना, किसी चीज से जो केवल हमको दिखाई दे, उससे कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, वो आपका दृश्य कहलाएगा। श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आपका टेलीविजन आता है, इसके अंतर्गत आपका चित्र आता है, इसके अंतर्गत आपको रेडियो वगैरह आता है जिसमें हमको गाने वगैरह सुनाई देते हैं। श्रव्य दृश्य के अंदर आपका टीवी, टेलीविजन आता है। इसका मतलब आपका इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा बी, दृश्य चित्र। अजंता से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बोधिसत्व पद्म वज्रपाणी चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है? देखिए, बोधिसत्व कहा जाता है भगवान बुद्ध को बोधिसत्व कहा जाता है। और वज्रपाण, इसमें शब्द ध्यान रखिएगा, वज्र जो इंद्र का वज्र जैसे एक हथियार होता है, और पाणी माने हाथ में ग्रहण करना, तो वज्रपाणी तो ऐसे बोधिसत्व जिनके हाथ में वज्र नामक हथियार हो, किस शैली के अंतर्गत आता है? तो आपका ये है अजंता शैली के अंतर्गत। अजंता की गुफा संख्या 1 में पद्मपाणी, वज्रपाणी आदि मूर्तियां और चित्र हैं। अगर पद्मपाणी मतलब पद्म माने कमल, पद्मपाणी का शब्द आता है पद्मपाणी, तो जिनके हाथ में कमल का पुष्प हो वो पद्मपाणी, और जिनके हाथ में वज्र हो वो वज्रपाणी। तो ये किसमें है आपका? अजंता में, गुफा संख्या 1 में। बादामी गुफा कहां स्थित है? ए आईहोल, बी मिर्जापुर, सी रायगढ़ की डी औरंगाबाद। इसमें आपका सही उत्तर है आईहोल। आईहोल आपका कर्नाटक प्रांत में है। आपका आईहोल, अगर कर्नाटक अगर आए तो कर्नाटक, नहीं अगर आईहोल के आता है तो आईहोल। यहां पर कुल 4 गुफाएं हैं, गुफा मंदिर भी कह सकते हैं। 1 से 3 आपका हिंदू धर्म से संबंधित है। खासकर भगवान विष्णु से, शयनशाही विष्णु की प्रतिमा बहुत प्रसिद्ध है गुफा संख्या 3 की, दशावतार। और गुफा संख्या 4 जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। ये आपकी कुल यहाँ पर 4 गुफाएं हैं, 3 हिंदू धर्म से, 1 जैन धर्म से, और ये कर्नाटक के आईहोल में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण खजुराहो से संबंधित प्रश्न अक्सर आते हैं। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश की डी उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सतना से आगे छतरपुर जिला में खजुराहो स्थित है, जो आपका 1050 में इसका निर्माण हुआ। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर आपका है, 5 मंदिर हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। यहाँ पे वराह मंदिर भी है। कंदरिया महादेव मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है, यह आपका खजुराहो में स्थित है। अगला सवाल, कार्ले भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार की गोवा। सही उत्तर आपका है ए महाराष्ट्र। ये अगर ये तो राज्य हो गया, अगर कभी जिला पूछे तो आपको याद रहना चाहिए पूना जिला में आपका कार्ले भित्ति चित्र मिला है। यहां पर 1 चैत्य और 3 विहार, कुल मिला के 4 गुफाएं मिली हैं। चैत्य में जहां पे बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करते थे, विहार में जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे और आराम किया करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? इनमें से जैसे ए किशनगढ़, बूंदी, चावंड, गुलेर। इनमें से आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये राजस्थानी केंद्र हैं तीनों। गुलेर आपका पहाड़ी से संबंधित है। गुलेर आपका पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र माना जाता था। गुलेर, कांगड़ा और बशौली ये प्रमुख केंद्र हैं। वहां पर चंबा, गढ़वाल इत्यादि जो हैं आपके पहाड़ी चित्रकला के केंद्र है। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है
याद रखिएगा गुलेर, कांगड़ा, बशोली, चंबा, गढ़वाल इत्यादि जो है आपके पहाड़ी चित्रकला के केंद्र हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये प्रश्न आपके टीजी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके शासन काल में हमजनामा का चित्रांकन किया गया? ए जहांगीर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। इसका सही उत्तर आपका होगा अकबर, बी। ये चित्रांकन पूरा हुआ। हमजनामा को दास्तान ए इसको दास्तान ए अमीर हमजा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रारंभ किया गया था, देखिए चित्रण की शुरुआत हुई थी हुमायूं के समय में। अगर प्रश्न आपका आता है कि दास्तान ए अमीर हमजा या हमजनामा का प्रारंभ, चित्रण का प्रारंभ किसके समय में हुआ था, तो हुमायूं के समय में शुरू हुआ था, लेकिन पूर्ण अकबर के समय में हुआ था। ये मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा की देश विदेश की कहानियों पे आधारित है। ये इसलिए बनाया गया था कि अकबर के अंदर अच्छे संस्कार पड़े। इसमें इसके प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। ये दोनों हुमायूं के साथ में भारत में आए थे। इनका जो चित्र शैली थी वो फारसी थी, फारसी से प्रभावित थे, लेकिन अकबर के शासनकाल में धीरे धीरे राजस्थानी इत्यादि चित्रों का प्रभाव आने के बाद से इनकी शैली में कुछ परिवर्तन हुआ और ये सब जो है भारतीय शैली में चित्रण करने लगे। इसमें कुल हमजनामा में, जिसको दास्तान ए अमीर हमजा भी कहा जाता है, कुल मिला के 1200 से ज्यादा चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र कपड़े पे बनाए गए हैं, उस पे कागज की तह लगाकर उस पे चित्र बनाए गए हैं। प्रश्न है, किस नंबर की तूलिका से सबसे पतली रेखा अच्छी बनेगी? तूलिका का आशय होता है, आप लोग उसको ब्रश कहते हैं, ब्रश। तो किस ब्रश से सबसे पतली और अच्छी रेखा बनेगी? इसके ऑप्शन से तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि सबसे छोटी रेखा आपकी ए है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऑप्शन आता है इसमें आपका ए सबसे कम नहीं होता, इससे भी कम होती है। इसमें होता है 00 और 000। 000 सबसे महीन रेखा बनती है। देखिए ब्रश दो प्रकार के होते हैं, इसमें आपको समझ में आइए, सबसे महीन होती है। दो प्रकार के होते हैं, चपटे और गोले ब्रश। दो प्रकार के ब्रश होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसको आप फ्लैट ब्रश भी कहते हैं, चपटे ब्रश, और ये गोलाकार ब्रश होते हैं। इनकी पूरी सीरीज होती है, इनसे चित्रण होता है। रंगों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, लाल का पूरक रंग कौन सा है? पूरक का मतलब होता है विरोधी, ध्यान रखिएगा, पूरक माने विरोधी। अपोजिट कलर कौन सा है? नीला, पीला, नारंगी की हरा। इसमें आपका सही उत्तर है डी, हरा। इसको आप एक चार्ट बना देते हैं, इससे आप बहुत बढ़िया समझ में आ जाएंगे। कभी भी आपको रंग से संबंधित खासकर पूरक रंग निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको आप समझ लीजिएगा। और रंग से संबंधित एक मेरा वीडियो पहले से चैनल में पड़ा हुआ है, रंग से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उस एक वीडियो से आप लोग समझ सकते हैं। तो समझते हैं, देखिए पूरक रंग कैसे बनाएंगे। आप पहले एक त्रिभुज बना लीजिए इस तरह से, यहां पर आप लाल, नीला और पीला, ये तीन रंग रख लीजिए। तीनों मुख्य रंग आपके हो गए। इसके बाद इसी में एक उल्टा त्रिभुज और ले लीजिए। लाल और नीला मिला के आपका बनता है बैगनी रंग। लाल पीला मिलाते हैं तो आपका नारंगी रंग बनता है, नारंगी में संतरा वाला रंग। पीला और नीला मिलाते हैं तो आपका बनता है हरा रंग। ये आपका चार्ट बन गया, दोनों त्रिभुज बन गए, आपका मिश्रण हो गया। अब इसमें ध्यान रखना है कि आप कैसे पहचानिए कौन सा। तो चाहे रेखा हटा दीजिए, या ऐसे समझ लीजिए, इसके सामने तीर कर दीजिए, सबके सामने। लाल का विरोधी हरा, हरा का विरोधी लाल, बैगनी का विरोधी पीला, पीला का विरोधी बैगनी, नीला का विरोधी नारंगी, नारंगी का विरोधी नीला।
इससे संबंधित प्रश्न टीजीटी वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। लोग अक्सर कंफ्यूजन में आ जाते हैं इसको। ये आपका चार्ट बना रहेगा तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। काला का सफेद, सफेद का काला, ये भी ध्यान रखिएगा। कभी कभार पूछता है काला का सफेद विरोधी है और सफेद का काला। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? ए शकुनी, बी सहदेव, सी आपका संजय, डी चित्रलेखा। इनमें से बाकी सब कैरेक्टर को आप जानते हैं, इनको शायद आपने कम सुना होगा। सहदेव पांडवों में थे, पांडवों में से एक भाई हैं। संजय जिन्होंने पूरी महाभारत धृतराष्ट्र को सुनाया। शकुनी मामा के नाम से महाभारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। चित्रलेखा को आप लोग कम जानते हैं, इसका सही उत्तर आपका चित्रलेखा ही होगा। चित्रलेखा का प्रसंग समझ लीजिए। महाभारत की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और उनके पुत्र थे अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध, वो बहुत ही रूपवान थे। तो एक बार उषा जो है, उषा इनकी चित्रलेखा की सहेली है, उषा एक प्रसंग है जो आगे चल के अनिरुद्ध से विवाह उनका होता है। उनका नाम था उषा और श्री कृष्ण के नाती थे अनिरुद्ध। ये नाती हैं श्री कृष्ण के। इनके पिता हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न इनको कहा जाता है। ये श्री कृष्ण के पुत्र हैं और अनिरुद्ध के पिता। तो श्री कृष्ण जी के नाती थे अनिरुद्ध। एक बार उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध का चेहरा देखा और उसके बाद वो मोहित हो गई, व्याकुल हुई। अपनी सहेली चित्रलेखा से उन्होंने उनके बारे में कहा। तो चित्रलेखा ने उषा के द्वारा बताए गए जिस प्रकार से उन्होंने रूप बताया, उन्होंने अनिरुद्ध का चित्र बना दिया। यह प्रसंग है महाभारत में। इसी से अगर महिला चित्रकार पूछे तब भी आप चित्रलेखा याद रखिएगा। और पूछता है किस चित्रकार का उल्लेख किया गया है, तो चित्रलेखा ने इनके द्वारा बताए गए आधार पर चित्र बना दिया अनिरुद्ध का। बाद में उन्होंने पता कराया कि कहाँ के राजकुमार हैं, तो पता चलता है ये द्वारिका के श्री कृष्ण जी के नाती हैं। फिर इन दोनों का विवाह होता है। तो ये प्रसंग आया था चित्रलेखा। प्रश्न है रेखा क्या है? ए पैमाने से खींचे जाने वाली, जो पैमाना होता है त्रिभुज वगैरह इत्यादि से खींची जाने वाली प्रकार इत्यादि से। बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सी आकृति बनाने वाली। डी चित्र तैयार करने वाली। तो आपका सही उत्तर है आपका बी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। जैसे एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहां से, ये जो दूरी है आपकी रेखा कही जाएगी। कहीं कितनी बड़ी भी रेखा होगी, उसके प्रारंभ में एक बिंदु और उसके समापन में एक बिंदु, इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो आपकी वो रेखा कही जाएगी। आपका बी उत्तर सही है। अब रेखा ध्यान रखिएगा, रेखा तीन प्रकार की होती है। पहली रेखा जो होती है वो सीधी रेखा, सीधी या सरल रेखा उसको कह सकते हैं, सीधी या सरल रेखा। दूसरी होती है वक्राकार, लहरदार, वक्राकार रेखा। और तीसरी होती है कोणीय रेखा। ये इस तरह से जिसमें हर एक जगह पे आपको कोण मिल जाए, उसको बोलते हैं कोणीय रेखा। कोणीय रेखा जो है वो हमारे मन मस्तिष्क में विचलन पैदा करता है। ये रंगों, इसका प्रभाव भी होता है रेखाओं का। इसको हम लोग देखने से कोई विचलन नहीं होगा। ये आपको एक आनंद प्रदान करता है, एक आपको गति प्रदान करता है। इससे आपको एक गति पता चलती है। और ये जो आपका कोणीय रेखा जो होती है वो विषाद, इसको बराबर देखने से आप मन आपको विचलित हो सकता है, परेशानी में आ सकते हैं, विषाद में आ जाते हैं। तो इसको कभी कभी प्रश्न पूछता है कि किस रेखाओं से मन में विषाद उत्पन्न होता है, तो कोणीय रेखाओं से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, टीजीटी परीक्षा में भी आ चुका है। इस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में आने की संभावना है। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का जन्म कहां हुआ था? एम.एफ. हुसैन के कभी आपसे पूरा ना पूछे। एम से हो गया मकबूल, एफ से फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहां हुआ था? तो इसमें आपका सही उत्तर है सोलापुर में। सोलापुर में किस जगह हुआ था? तो पंढरपुर नामक स्थान में जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में। और
प्रारंभिक शिक्षा जो है इनके पिता इंदौर में रहा करते थे। इन्होंने शिक्षा इंदौर से प्राप्त की। जन्म पंढरपुर में हुआ था, जिला इनका सोलापुर है। पूरा नाम एम.एफ. हुसैन, और इनकी मृत्यु हुई थी 2011 में लंदन में। इन्होंने कुछ उल्टे सीधे चित्र बनाए थे, जिस कारण से बहुत लोगों का विरोध हुआ, और ये भारत की नागरिकता छोड़ करके कतर की नागरिकता प्राप्त किए। ये फिल्मों के बड़े शौकीन थे। इन्होंने माधुरी दीक्षित को लेकर गजगामिनी नामक फिल्म का भी इन्होंने निर्देशन किया है, और उन्होंने पैसा लगाया था, जो पिक्चर बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इनको थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक वृत्त चित्र पे इनको बर्लिन में द गोल्डन बियर नामक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कभी आ जाता है ये गोल्डन बियर नामक पुरस्कार प्राप्त हुआ था बर्लिन में। ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।